नमस्कार, एसएजी न्यूज पर मैं हूं नरेंद्र पांडे। मित्रों, राजनीति में पीढ़ियां बदलती है तो सिर्फ चेहरे नहीं बदला करते, राजनीति की भाषा, मुद्दे और संवाद करने का तरीका भी बदल जाता है। देश की वर्तमान राजनीति में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो 14 से 25 वर्ष की उम्र के युवाओं तक पहुंचने के लिए संगठनात्मक और राजनीतिक अभियान को विस्तार देने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पुणे में छात्रों के बीच पहुंचते हैं और छात्राओं से शिक्षा, सुरक्षा, समानता, स्वतंत्रता और भविष्य को लेकर संवाद करते हैं। ऊपर से देखने पर ये दोनों घटनाएं अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन जरा ठहर कर देखिए, आपको दोनों के पीछे एक बड़ी राजनीतिक चिंता दिखाई देगी, और वह है भारत की अगली पीढ़ी का भरोसा। और यहीं से पुणे में राहुल गांधी के मनुस्मृति वाले बयान पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। क्या युवाओं को राजनीति से जोड़ने के लिए इतिहास का पूरा सच बताया जा रहा है, या राजनीतिक नैरेटिव के लिए इतिहास को सुविधाजनक चुना जा रहा है, इतिहास के कुछ हिस्से को अपनी सुविधानुसार के राजनीतिक फायदे के लिए बोला जा रहा है। The Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. महिला स्वतंत्र होना चाहिए, आज इसका विवाद कैसा, क्यों आवश्यक है? एक बात बिल्कुल साफ, हर महिला अपनी स्वतंत्र पहचान रखती है। वह किसी की संपत्ति नहीं है। उसका जीवन, उसका कैरियर, उसके निर्णय और उसकी गरिमा उसके अपने अधिकार में है। इसमें किसी लोकतांत्रिक समाज की असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन जब यह बात नेता प्रतिपक्ष कहता है, उसके समर्थन में हजारों वर्ष पुराने एक ग्रंथ का उदाहरण देता है, तब सवाल केवल राजनीति का नहीं रह जाता, सवाल इतिहास का भी हो जाता है। पुणे में राहुल गांधी ने मनुस्मृति के उस व्यवस्था पर सवाल उठाया जिसमें महिलाओं के जीवन के अलग अलग चरणों की बात कही गई है, जिसमें पिता, पुत्र और पति द्वारा उसकी रक्षा की बात कही गई है। उन्होंने कहा कि महिला किसी की संपत्ति नहीं है, चाहे पिता हो, पति हो या पुत्र, बल्कि वह स्वयं अपनी है। अब यहाँ राहुल गांधी जी से एक सवाल है, क्या राहुल जी आपने मनुस्मृति का वह श्लोक पूरा पढ़ा है? मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 3 में कहा गया है, पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, रक्षन्ति स्थिविरे पुत्रा, न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति। अर्थात बाल्यावस्था में पिता रक्षा करता है, युवावस्था में पति रक्षा करता है और वृद्धावस्था में पुत्र रक्षा करता है। और अंत में कहा गया है, न स्त्री स्वातंत्र्यम अर्हति, अर्थात स्त्री स्वतंत्रता की अधिकारी नहीं है। वह किसी के अधीन है या पराधीन है, यह तो इस श्लोक का अर्थ बिल्कुल नहीं है। राहुल जी, श्लोक में सबसे पहले आता है रक्षति, यानी कि रक्षा करना, संरक्षित करना। मनुस्मृति की परंपरागत टीका में भी इसे महिला को संकट और हानि से बचाने की जिम्मेदारी के स्वरूप में समझाया गया है। इसलिए रक्षा का सीधा अर्थ आधुनिक अर्थ से यह बतलाना कि मालिक होना है, यह गलत है। राहुल जी, थोड़ा अच्छे से समझिए। अगर अपनी पिता बेटी की रक्षा करता है तो जिम्मेदारी है, लेकिन बेटी के जीवन का हर फैसला अगर पिता करे तो अनियंत्रण है।
पति पत्नी की सुरक्षा करता है तो यह दायित्व है पति का, लेकिन पति के निर्णयों पर मालिकाना अधिकार जताया जाता है तब नियंत्रण हो जाता है। पुत्र अपनी वृद्ध मां की जिम्मेदारी उठाता है तो यह उसका कर्तव्य है, लेकिन मां के इच्छा और उसके जीवन पे अधिकार जमा लेना यह नियंत्रण होता है। कहने का मतलब मेरा साफ है कि संरक्षण और नियंत्रण कभी भी एक चीज नहीं होती। मनुस्मृति के इस श्लोक में संरक्षण भी है और स्वतंत्रता की सीमा भी है, इसलिए इतिहास को कृपया अपने सुविधा अनुसार उसका आधा हिस्सा चुन करके न बताएं। अब राहुल गांधी जी, मेरा अगला सवाल आपसे, क्या भारत की प्राचीन स्त्री की पूरी कहानी केवल मनुस्मृति ही तय करती है? जबकि भारत की वैदिक और उपनिषद परंपरा में हमें ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने केवल घर नहीं संभाला बल्कि ज्ञान की सार्वजनिक परंपरा में पुरुषों के सामने खड़े होकर प्रश्न किए हैं। राजा जनक की सभा में गार्गी ने याज्ञवल्क्य से ब्रह्म और अस्तित्व से जुड़े सवाल किए थे। उपनिषद की दार्शनिक परंपरा में मैत्रेय ने अपने पति के साथ संवाद किया, इसका भी उदाहरण है। ऋग्वेद में लोपामुद्रा सहित अनेक महिला ऋषिकाओं से जुड़े मंत्र मिलते हैं और यही तो भारत की प्राचीन परंपरा का अद्भुत उदाहरण भी है कि एक तरफ गार्गी प्रश्न पूछ रही है, मैत्री ज्ञान को धन से ऊपर बतला रही है, लोपामुद्रा वैदिक मंत्र परंपरा में अपनी आवाज दर्ज कराती है। महाभारत की द्रौपदी को देखिए, सभा में सवाल करती है कि जिस व्यक्ति ने स्वयं को ही हरा दिया हो, क्या उसे मुझे दांव पे लगाने का अधिकार था या नहीं? यह सिर्फ एक स्त्री का प्रश्न नहीं है, यह सत्ता, अधिकार और न्याय पर प्रश्न था। इसलिए भारत की प्राचीन परंपरा को एक अधूरे श्लोक से रंगना क्या इतिहास के साथ अन्याय नहीं है? राहुल जी, क्या बात सच है कि कुछ विदेशी आक्रांताओं से समय बदला, समाज बदला, परिवार की संरचनाएं बदली, उत्तराधिकार और संपत्ति की व्यवस्थाएं बदली, महिलाओं की सामाजिक स्थिति भी अलग अलग काल और क्षेत्र में बदलती रही है। अगर राहुल गांधी आप ये कहते हो कि आज का संविधान में महिलाओं को स्वतंत्र और समान नागरिक होना चाहिए तो देश आपसे सहमत रहेगा, लेकिन अगर इतिहास को इस तरह प्रस्तुत किया जाए कि भारत की पूरी प्राचीन सभ्यताएं महिलाओं को पुरुषों की गुलाम मानती थी, तब तो आपकी इस बात पे सवाल उठेगा ही। क्या यह इतिहास है या राजनीतिक नैरेटिव प्रस्तुत करने की आपकी एक नई कला? राहुल जी, आप लोकसभा में नेता के प्रतिपक्ष हैं, आपके शब्द लाखों लोगों तक पहुंचते हैं, छात्र सुनते हैं, युवा सुनते हैं, सोशल मीडिया पर उन शब्दों को लाखों लेख तक पहुंचाया जाता है। ऐसे में जब आप मनुस्मृति का हवाला देते हैं तो तर्क बौद्धिक रखना चाहिए था। इतिहास कोई राजनीतिक हथियार नहीं है कि आपको जब मन आया जैसा चाहा वैसा उपयोग कर लिया। राहुल जी, आज की भारतीय महिला को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं है कि मनुस्मृति उनके पक्ष में है या विरोध में। उसके अधिकार का आधार है भारतीय संविधान। उसे शिक्षा चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसे सुरक्षित सार्वजनिक जीवन चाहिए, उसे समान अवसर चाहिए, उसे अपने कैरियर का निर्णय लेने का अधिकार चाहिए, उसे विवाह करना है या नहीं करना है उसके निर्णय का सम्मान चाहिए। अब प्रश्न यह भी है कि अचानक ये राजनीति युवाओं की तरफ क्यों मुड़ने लगी है? क्या राजनीतिक दलों को युवाओं की चिंता अचानक से बढ़ गई है या चुनावी गणित में युवा मतदाताओं की कीमत बढ़ रही है? सच्चाई दोनों के कहीं बीच में है। आज की 14 से 25 वर्ष की जो पीढ़ी है, आने वाले वर्षों में सिर्फ मतदाता नहीं होगी, वह नैरेटिव बनाने वाली होगी। इंस्टाग्राम पे क्या वायरल होगा या वह तय करेगी। यूट्यूब पर किस मुद्दे पर बहस होगी वह तय करेगी। कैंपस में किसकी चर्चा होगी वह तय करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण यह कि वह नेताओं से सवाल करेगी। शायद अब भाजपा समझ रही है कि आने वाले राजनीति सिर्फ बूथ तक सीमित नहीं रहेगी। युवा मोबाइल पर है, इसलिए संगठन को मोबाइल तक जाना होगा, नई पीढ़ी तक पहुंचना होगा, नए चेहरे सामने लाने होंगे, युवाओं को पार्टियों की गतिविधियों में शामिल करना होगा। यह सिर्फ अगला चुनाव जीतने की रणनीति नहीं है, यह अगली राजनीतिक पीढ़ी तैयार करने की कोशिश भी है। आज का 14 साल का युवा कल पहली बार वोट देगा। आज का 18-20 साल का जो नौजवान है अगले चुनावों में मतदाता रहेगा। इसलिए जिस पार्टी को युवा अभी से अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाएगी, उसके पास भविष्य की राजनीति में मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक बढ़त हो सकती है। लेकिन भाजपा के लिए खतरा भी कम नहीं है, क्योंकि जेन जी किसी पार्टी की स्थायी संपत्ति नहीं है। वह सवाल करती है, वह तुलना करती है, वह पुराने वीडियो निकालती है, वह दावों की जांच करती है। आज आपका वीडियो वायरल है तो कल उसी वीडियो की फैक्ट चेकिंग भी वायरल हो सकती है। इसलिए सिर्फ अभियान से युवा नहीं जुड़ता, वह जुड़ता है विश्वसनीयता से। इसलिए अब सभी राजनीतिक दलों को सोचना होगा, अगर युवा रोजगार पूछेगा तो क्या जवाब होगा,
अगर वह प्रतियोगिता परीक्षाओं के पारदर्शिता के बारे में जवाब पूछेगा तो क्या होगा? अगर वह शिक्षा की लागत पूछेगा तो आपका जवाब क्या होगा? अगर वह महंगाई के बारे में पूछेगा तो जवाब क्या होगा? अगर वह पूछेगा कि मेरे लिए आपने अब तक क्या किया है, तो सिर्फ भाषण नहीं चलेगा और यहीं से राजनीति की असली परीक्षा शुरू होने वाली है। क्योंकि अब लड़ाई युवा वोट के नहीं, युवा के भरोसे की है। भाजपा के पास में संगठन की ताकत है, कांग्रेस के पास में राहुल गांधी का सीधा संवाद है। भाजपा का मॉडल संगठन, अभियान, डिजिटल पहुंच है, तो राहुल गांधी का मॉडल संवाद, मुद्दे, प्रत्यक्ष संपर्क है। लेकिन दोनों के सामने एक ही प्रश्न है, युवा आप पर आखिर भरोसा क्यों करे? और यह सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि युवा नहीं पूछेगा कि आपका भाषण कितना शानदार था, वह पूछेगा मेरी जिंदगी में क्या बदला, मेरी शिक्षा, मेरी नौकरी, मेरी परीक्षा, मेरी सुरक्षा, मेरी स्वतंत्रता और मेरी आवाज। युवा पूछेगा कि पूरा श्लोक क्या है, संदर्भ उसका क्या है, उस समय की दूसरी परंपराएं क्या कहती थी, गार्गी, मैत्री, लोकमुद्रा कौन थी? और अगर भाजपा प्राचीन भारत के गौरव की बात करेगी तो वही युवा पूछेगा क्या हर महिला को समान अवसर मिला था? यानी जेनजी दोनों से सवाल करेगी और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। राहुल गांधी को मनुस्मृति की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन मनुस्मृति की आलोचना करते हुए भारत की पूरी परंपरा को कटघरे में खड़ा कर देना यह उचित नहीं। और भाजपा को भारतीय परंपरा का गौरव बताने का पूरा अधिकार है, लेकिन गौरव की बात करते हुए इतिहास की कमजोरियों को छुपाना भी उचित नहीं है। इतिहास जनता की धरोहर है और युवा उस धरोहर को खुद पढ़ने लगा है। भाजपा जनजी तक पहुंचना चाहती है, राहुल गांधी छात्रों तक पहुंचना चाहते हैं। दोनों सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों को यह समझना होगा कि युवा सिर्फ वोट बैंक नहीं है, वह भारत की अगली बौद्धिक शक्ति है या अगली राजनीतिक चेतना है, वह अगला नैरेटिव निर्माता है। नमस्कार।